नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी लोग का स्वागत है नवयान कोचिंग में। आज हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था का पहला सेशन है, इंडियन पॉलिटी का पहला सेशन है और इसमें हम जो टॉपिक लेने वाले हैं उसका नाम है प्रियम्बल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इस पर हम आज चर्चा करेंगे। इस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ना जरूरी क्यों है, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या क्या लक्ष्य हैं, क्या संविधान की प्रस्तावना को पहले पढ़ना जरूरी है, इससे पहले फंडामेंटल राइट भी आ सकता था और कई सारे टॉपिक ला सकते थे, लेकिन क्या सर ये प्रस्तावना पढ़ना पहले जरूरी है, इस बात को हम चर्चा करेंगे। प्रस्तावना, जिसको हम उद्देशिका भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, उद्देशिका भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, उद्देशिका। अब मैंने आपको कहा कि क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पहले पढ़ना जरूरी है। ऐ दिले नादान तुझे हुआ क्या है, ऐ दिले नादान तुझे हुआ क्या है। ये प्रियम्बल टॉपिक पढ़ाने की वजह क्या है, तो वजह क्या है इसको अभी हम समझेंगे। तो ये प्रियम्बल टॉपिक पढ़ाने की वजह क्या है इसको हम अभी समझाएंगे, अभी आपको पूरा बात समझ में आएगा। सबसे पहले समझते हैं आखिरकार ये भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो है क्या, और फिर इसके बाद समझेंगे कि क्या इसको पढ़ना जरूरी है, और फिर इसके बाद समझेंगे कि क्या इसमें कोई संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसको संशोधित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। फिर इसके बाद इसके आवश्यक तत्वों के बारे में पता करेंगे कि आखिरकार इसमें क्या क्या है। फिर इसके बाद इसके लक्ष्य के बारे में पता करेंगे कि आखिरकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है उसका लक्ष्य क्या क्या है। इन्हीं 4-5 चीजों पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आखिरकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना जरूरी क्यों है, या भारतीय संविधान की प्रस्तावना है क्या। इसको 4-5 भागों में हम डिवाइड करेंगे। पहला है क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना, वो क्या है। ये भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है वो क्या है। और दूसरा क्या इसको पढ़ना जरूरी है, क्या इसको पढ़ना जरूरी है। ये दूसरा है, क्या इसको पढ़ना जरूरी है। इसके बाद क्या इसको संशोधित किया जा सकता है, क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना में संशोधन संभव है। क्या इसमें संशोधन संभव है। इसके हम आवश्यक तत्वों के बारे में प्रयास करेंगे जानने के लिए कि इसके आवश्यक तत्व क्या क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है इसके आवश्यक तत्व। इसके आवश्यक तत्व क्या क्या हैं। फिर इसमें हम जानने के बाद कोशिश करेंगे कि इसके लक्ष्य क्या क्या हैं, इसके लक्ष्य क्या क्या हैं, इसके लक्ष्य क्या क्या हैं। तो इन्हीं 4-5 भागों में हम विस्तृत चर्चा करेंगे, और इसके अंदर जितने भी और वर्ड आएंगे, जितने और शब्द आएंगे, उसको हम विस्तृत जानकारी इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो अब ये भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है वो क्या है। देखिए, सबसे पहले तो सन 1946 में हमारे संविधान सभा का गठन किया गया, और देखिए, और 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया, और पंडित नेहरू द्वारा 1946 में एक उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किया गया। फिर उसको 1947 में संविधान निर्माताओं ने सर्वसम्मति से उसको पारित कर दिया। फिर वही बाद में चल के संविधान की क्या प्रस्तावना के रूप में उसको बना दिया गया, प्रस्तावना बना दिया गया। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को हम उद्देशिका भी कहते हैं, जो हमारे संविधान में प्रस्तावना के रूप में साबित है, शामिल है। ठीक है, तो अभी देखो, आपको समझ में आया कि आखिरकार प्रस्तावना है क्या। यही जो भारतीय संविधान में
पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, उसी को बाद में चल के हमें प्रस्तावना का रूप देखने को मिला है। तो क्या है, वही हमारा प्रस्तावना है। हम इसको लिख देते हैं। देखिए 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया और 13 दिसंबर 1946 में पंडित नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। 13 दिसंबर उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया और फिर 22 जनवरी 1947 में इसको सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। पारित किया गया। देखिए 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में इसको सर्वसम्मति से पारित किया गया और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। भारत आजाद हुआ और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। 26 नवंबर संविधान बनकर तैयार हुआ और इसको 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्स किया गया, इसको लागू किया गया। जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। अब हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो क्या है, 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। 13 दिसंबर 1946 में पंडित नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया और 22 जनवरी 1947 को इसको सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया, जो बाद में चल के उद्देश्य का रूप धारण किया। इसको क्या कहते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य का। अब उद्देश्य का क्या है आपको समझ में आ गया होगा शायद, जो भी हो। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा उद्देश्य क्या है। अब हम अगले शब्दों पर अगर बात करें तो क्या इसको पढ़ना जरूरी है। अभी हमने कहा कि ऐ दिले नादान तुझे हुआ क्या है, ये प्रियम्बल टॉपिक पढ़ने की वजह क्या है। सबसे पहले देखिए प्रियम्बल है क्या, समझ में आ गया। अब इसको पढ़ना जरूरी है या नहीं है, हम आपको एक साधारण रूप से बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है वो पूरे संविधान का एक सार है, समरी है पूरे संविधान की प्रस्तावना। जैसे मान लो आप किसी प्रकार के बुक को पढ़ते हो, लेते हो, उसके जो शुरुआती 1-2 पेज में जो उसके इंडेक्स दिए रहते हैं, जब आप उसको पढ़ते हैं तो उसमें ये दिया रहता है कि आगे चलकर आप इस बुक में क्या पढ़ने वाले हो। तो हमारा जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो इतना बड़ा लिखित संविधान है, तो मान लो इसमें इतना बड़ा लिखित संविधान है, इसमें कई धाराएं होंगी, कई आर्टिकल्स होंगे, कई अनुच्छेद होंगे, कई भाग होंगे। तो इतना बड़े लिखित संविधान को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होता है, उसकी प्रियम्बल को पढ़ना होता है, उसकी प्रस्तावना को पढ़ना होता है। जैसे हम एक बात और आपको बताते हैं, मान लो ऐसा कोई केस आ गया कि जज साहब बैठे हों, एक वकील जो है उसी केस के पक्ष में तर्क दे रहा है कि सर इस आर्टिकल से में ये दिया गया है इसलिए ये बातें सच है, और दूसरा वकील उसी केस के विपक्ष में तर्क दे रहा है। जैसे मान लो जज साहब हैं, ये चीफ जस्टिस साहब बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट के। अब कोई केस आया, एक वकील इसी केस के पक्ष में तर्क दे रहा है कि सर फलाना आर्टिकल्स में ये दिया गया इसलिए बातें सच है, लेकिन वही दूसरा वकील क्या है, वो क्या है दूसरे
उसी केस के विपक्ष में तर्क दे रहा है कि सर ये फलाना आर्टिकल्स में तो ये दिया गया है, इसलिए हमारी बातें सच है। तो दोनों अलग अलग धाराओं का प्रयोग कर रहे हैं, अलग अलग आर्टिकल्स का प्रयोग कर रहे हैं और कह रहे हैं सर ये बात सही है, फलाने आर्टिकल में ये लिखा है, वो कह रहा सर फलाने आर्टिकल्स में तो ये लिखा है, इसलिए हमारी बातें सही है। अब जज साहब को भी ऐसा लगने लगा कि भाई बातें तो दोनों सही कह रहे हैं, तो जब दोनों सही बातें कर रहे हैं, दोनों अलग अलग धाराओं का प्रयोग कर रहे हैं, तो फिर ऐसे में डिसीजन मेकिंग कैसे होगा, संविधान को सब ऐसे में जज साहब जो है निर्णय कैसे देंगे, जजमेंट कैसे होगा, फैसला कैसे सुनाया जाएगा। जब बड़े बड़े केस में, बड़े बड़े मामलों में ऐसी कोई परिस्थितियां उत्पन्न होती है जब निर्णय लेना संभव नहीं होता है, तो हमारे चीफ जस्टिस साहब क्या करते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं। समझ में आ रहा है क्यों पढ़ना जरूरी है, प्रस्तावना कितना महत्वपूर्ण है। ऐसे बड़े बड़े केसों में क्या करते हैं, भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि पूरे संविधान का एक समरी है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, इसलिए इसके एक 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 शब्द को भली भांति समझना बहुत जरूरी है। इसके एक एक शब्द में अपना एक विशेष महत्व है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। अब पढ़ना जरूरी क्यों है आपको शायद समझ में आ गया होगा, तो अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। क्या इसमें संशोधन संभव है, क्या संविधान की प्रस्तावना में संशोधन संभव है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो इसको पहले मिटा देते हैं। देखिए ये जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, क्या इसमें संशोधन संभव है। देखिए बेरुवाड़ी केस, बेरुवाड़ी संघवाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था कि ये संविधान का भाग नहीं है और इसमें संशोधन संभव नहीं है। संशोधन उसी में हो सकता है जो संविधान का भाग हो। तो सुप्रीम कोर्ट साहब ने क्या कहा कि ये जो है संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, और जब ये संविधान का भाग नहीं है तो इसमें संशोधन संभव नहीं है। ये बेरुवाड़ी केस, बेरुवाड़ी संघवाद 1960 में ऐसा कहा। बेरुवाड़ी संघवाद 1960 में क्या कहा, इसमें संशोधन संभव नहीं है क्योंकि ये संविधान का भाग नहीं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने माना। लेकिन फिर केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस 1973 में संविधान की प्रस्तावना जो हो उसको क्या करा, चीफ जस्टिस साहब ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। केशवानंद भारती 1973 के बाद में चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये संविधान का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। क्या इसमें संशोधन संभव है, बात समझ में आ गई। कि पहले तो कहा था कि नहीं इसमें संशोधन नहीं हो सकता है, बाद में इसमें संशोधन करने की प्रक्रिया को लाया गया। तो अब अगले शब्द पर हम बात करेंगे जो बड़ा महत्वपूर्ण है। अगला शब्द क्या, इसके आवश्यक तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे कि इसके आवश्यक तत्व क्या क्या हैं। तो हमारे भारत की जो संविधान की, सबसे पहले ये देखिए हमारे भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, हम भारत के लोग से। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, इन्हीं सारे जो 5-6 वर्ड है ना आवश्यक तत्व है इसके, जो संप्रभु, समाजवादी, स्वयं शासित, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, ये सब जो शब्द हैं ये इसके आवश्यक तत्व हैं। इसके आवश्यक तत्व जैसे मान लो हम लिख देते हैं, पहला, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संप्रभु राष्ट्र बनाना चाहते हैं, संप्रभु राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य
लोकतंत्र, गणतंत्र। गणतंत्र, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणतंत्र। ये जो 5 शब्द हैं, ये इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके जो विशेष आवश्यक तत्व हैं वो यही 5 चीजें हैं। इनको चर्चा करने का मतलब है, देखिए, अगर आप संविधान की जो प्रस्तावना है, ये जो प्रस्तावना है, अगर आपने हृदय से इसको याद कर लिया, इसके एक शब्दों को भली बात समझ लिया, तो ये मान के चलिए कि मोटा मोटा आपको संविधान का लगभग 60% आपको चीजें, एक बेसिक चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। इतना महत्वपूर्ण है भारत के संविधान की प्रस्तावना। इसको हम इंग्लिश, देखिए, संप्रभु का मतलब क्या होता है? सॉवरेन, लिखेंगे नहीं, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये 5 शब्द है, मैं इधर लिख देता हूं। क्या था? आवश्यक तत्वों की बात करें, पहला था संप्रभु, दूसरा समाजवादी, तीसरा पंथ निरपेक्ष, चौथा था लोकतंत्र, पांचवा था गणतंत्र। संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणतंत्र। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये 5 शब्द बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं, इन पर विशेष रूप से चर्चा करना आवश्यक है। अब ये संप्रभु का मतलब क्या होता है? संप्रभु का मतलब होता है ऐसा देश जो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में स्वयं स्वतंत्र हो, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसी हो, आर्थिक नीतियां हो, या विदेशी नीतियां हो, फॉरेन पॉलिसी हो। ऐसा देश जो अपने इकोनॉमिक एंड फॉरेन पॉलिसी को खुद डिसाइड करता हो, इसका निर्णय खुद लेता हो, इसमें किसी विदेशी सत्ता का हस्तक्षेप ना हो, किसी विदेशी शक्ति का इसमें प्रवेश ना हो, ऐसे देश को क्या बोलते हैं? सॉवरेन नेशन बोलते हैं। जैसे मान लो भारत में जितनी भी स्कीमें बनती हैं, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसी हो या भारत में जितनी भी विदेशी नीति होती है, उसका निर्णय कौन लेता है? भारत के राष्ट्रपति या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति? जाहिर सी बात है ना कि भारत के प्रधानमंत्री लेते होंगे। तो ऐसा देश जो स्वयं के सारे निर्णय खुद ले, ऐसे देश को क्या बोलते हैं? सॉवरेन नेशन बोलते हैं या संप्रभु राष्ट्र बोलते हैं। इसका मतलब समझ में आया? ऐसा देश जो स्वयं अपने आंतरिक एवं बाह्य निर्णय में सक्षम हो, जो पूर्ण स्वतंत्र हो, ऐसी देश को क्या बोलते हैं? संप्रभु राष्ट्र बोलते हैं, सॉवरेन नेशन बोलते हैं। इसका मतलब समझ में आ गया। दूसरा शब्द क्या है? समाजवादी। ये बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण भाग है, बहुत ही विशेष इसमें चर्चा चाहेंगे करने के लिए। देखिए, समाजवादी का मतलब होता है भारत एक सोशलिस्ट नेशन है, समाजवादी राष्ट्र है। इसमें जितनी भी स्कीमें बनेगी, जितने भी नीतियां निर्धारित की जाएगी, तो ये इस शब्द को ध्यान में रखकर किया जाएगा। जैसे मान लो भारत सरकार ने कोई नीतियां निर्धारित किया, जैसे मान लो हम एक पैराग्राफ बना के, जिसे मान लो भारत सरकार के जो इनकम का स्रोत है वो क्या है? भारत सरकार के इनकम का स्रोत क्या है? वो है टैक्स। क्या है? टैक्स। भारत सरकार के इनकम का जो स्रोत है वो टैक्स। अब भारत जो है क्या बताता है? भारत एक सोशलिस्ट देश है, समाजवादी देश है। तो फिर भारत सरकार के इनकम का स्रोत क्या है? टैक्स। अब भारत सरकार के इनकम का स्रोत टैक्स है। अब भारत सरकार इसको चाहे तो फिर गरीबी मिटाने के लिए खर्चा करे, पॉवर्टी पर खर्चा करे, या फिर बेरोजगारी पर खर्चा करे, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने के लिए खर्चा करे, या फिर और तरह तरह की जो स्कीमें हैं उन पे खर्चा करे। जैसे मान लो भारत सरकार क्या करे? चाहे तो गरीबी मिटाने के लिए इस पर खर्चा करे, या फिर बेरोजगारी खत्म करने के लिए,
बेरोजगारी पर खत्म करे, या फिर और तरह तरह के कई भी प्रकार की स्कीमें जो बनती है उस पर खर्चा करे। तो फिर देखिए भारत सरकार का जो, अब देखिए, अब भारत सरकार इस पर चाहे खर्चा करे, या फिर वो बड़े बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए उनके लिए नई नई स्कीमें लाए और उनको फायदा पहुंचाए। पूंजीपतियों के लिए फायदा पहुंचाने के लिए, चाहे तो समाजवादी विचारधारा, भारत के जो संविधान की प्रस्तावना है वो बताती है कि भारत एक समाजवादी राष्ट्र है, इसमें जितनी भी स्कीमें बनेंगी, जितनी भी नई नई योजनाएं आएंगी, वो एक बार इसको ध्यान में रखकर किया जाएगा। जैसे कि मान लो भारत सरकार की इनकम का स्रोत क्या है, टैक्स है। अब टैक्स को चाहे तो गरीबी मिटाने के लिए खत्म करे, पॉवर्टी पर खत्म करे, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी पर खत्म करे, या फिर बड़े बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए उनके लिए नई नई स्कीमें लाए और उनको फायदा पहुंचाए। तो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो साफ साफ कहते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु समाजवादी राष्ट्र बनाएंगे, न कि एक पूंजीवादी राष्ट्र बनाएंगे। आप आपको जो ये पैसा है, जो इतने रेवेन्यू कलेक्शन होते हैं, इसको कहाँ खर्चा करना है? भारत एक समाजवादी राष्ट्र है और आपको सोशलिस्ट, भारत समाजवादी राष्ट्र है तो आपको सोशलिस्ट विचारधारा को साथ में लेकर के आपको काम करना है। आपको ये प्रयास करना होगा कि गरीबी को मिटाया जा सके, बेरोजगारी को खत्म किया जा सके। और इसमें आपको जैसे मान लो कि गरीबी मिटाने के लिए जैसे क्या है, अंत्योदय योजना आई, बेरोजगारी के लिए मनरेगा आया, पेंशन तमाम प्रकार की सब्सिडी आई। तो ये सब गरीबी और बेरोजगारी और जो इसमें जो समाज में विद्यमान असमानता है इसको खत्म करने के लिए क्या करते हैं, समाजवादी विचारधारा के थ्रू नई नई योजनाएं लाती हैं और इसको खत्म करने का प्रयास करती हैं सरकारें। क्योंकि भारत एक पूंजीवादी राष्ट्र नहीं है, भारत एक क्या है, समाजवादी राष्ट्र है। अगला हमारा शब्द क्या है? अगला शब्द है पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। देखिए सबसे पहले समाजवादी जो शब्द है या पंथ निरपेक्ष जो शब्द है ये जोड़ा कब गया था? ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको ये समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन तीन शब्दों को जोड़ा गया था। तो अगला शब्द हमारा क्या है? पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब है ऐसा देश जो जिसका अपना स्वयं का कोई धर्म ना हो, जो भी धर्म हो वो वहाँ के नागरिकों को प्राप्त हो, ऐसे देश को क्या बोलते हैं? पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बोलते हैं या सेकुलर नेशन बोलते हैं। जैसे पाकिस्तान ऑफिशियली एक इस्लामिक स्टेट है, वो एक इस्लामिक देश है। भारत एक सेकुलर नेशन है, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, यहाँ जो भी धर्म है वो यहाँ के नागरिकों का है। जैसे भारत में फंडामेंटल राइट में जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक यहाँ के नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, वो किसी धर्म को अपना सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार, उसको आत्मसात कर सकते हैं। ये क्योंकि भारत एक पंथ निरपेक्ष है, भारत का अपना स्वयं का कोई धर्म नहीं है, यहाँ के जो भी धर्म है वहाँ के नागरिकों को प्राप्त हैं। तो इसका मतलब समझ में आ गया। अभी ये लोकतंत्र क्या है? देखिए मैं शॉर्टकट में बताऊंगा। लोकतंत्र का मतलब होता है ऐसा देश जहाँ का प्रशासनिक मुखिया जो होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होता है, वो एक इलेक्शन प्रोसेस के द्वारा चुना जाए। ऐसा देश जहाँ जो जैसे मान लो रूल्स का रिप्रेजेंटेशन जो करता है, शासन का प्रतिनिधित्व जो करता है, वो एक इलेक्शन प्रोसेस के द्वारा चुना जाए। वो क्या है? एक इलेक्शन प्रोसेस के द्वारा चुना जाए, ऐसे देश को क्या बोलते हैं? लोकतंत्र बोलते हैं। जैसे अभी आखिरी शब्द क्या है? गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब होता है ऐसा देश जहां का मुखिया, राज्य का मुखिया अगर इलेक्शन प्रोसेस के द्वारा चुना जाता है तो क्या उसको बोलते हैं? गणतंत्र। लेकिन जो प्रशासनिक मुखिया होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होता है, वो अगर इलेक्शन प्रोसेस के द्वारा चुना जाए तो उसको क्या कहते हैं? लोकतंत्र। जैसे भारत का हेड ऑफ गवर्नमेंट क्या है? प्रशासनिक मुखिया कौन है? वो है भारत के प्रधानमंत्री, पीएम है। जहां का प्रधानमंत्री
जैसे भारत में जो है जो प्रशासनिक मुखिया है उसको प्रधानमंत्री को माना जाता है, क्योंकि सारी शक्तियां प्रधानमंत्री इस्तेमाल करता है, सारी शक्तियों का इस्तेमाल कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। तो ऐसा देश जहां शासन का मुखिया एक इलेक्शन प्रोसेस के द्वारा चुना जाए, ऐसे देश को क्या बोलते हैं? लोकतंत्र। लेकिन जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, जो देश का सबसे प्रमुख पद होता है, वो वंशानुगत ना हो, वो एक इलेक्शन प्रोसेस के द्वारा चुना जाए, ऐसे देश को क्या बोलते हैं? ऐसे देश को बोलते हैं गणतंत्र। जैसे भारत का मुखिया कौन है? भारत का मुखिया कौन है? वो है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। वो एक इलेक्शन प्रोसेस के द्वारा चुना जाता है वो पद। तो ऐसा देश जहां राष्ट्र का जो सबसे बड़ा पद होता है, जो राष्ट्र का मुखिया होता है, वो एक इलेक्शन प्रोसेस के द्वारा चुना जाता है, तो उसको कहते हैं गणतंत्र। लेकिन जो प्रशासनिक मुखिया होता है, शासन का प्रमुख होता है, वो होता है प्रधानमंत्री। हमारे देश में तो प्रधानमंत्री है, जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति होते हैं। तो जहां प्रशासनिक मुखिया एक इलेक्शन प्रोसेस के द्वारा जनता द्वारा चुना जाता है, उसको कहते हैं लोकतंत्र। ये गणतंत्र और लोकतंत्र बातें आपको समझ में आई होगी। अभी इसके हम लक्ष्य की बात करते हैं कि आखिरकार भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है, इसके लक्ष्य क्या क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं। तो इन्हीं बातों पर हम चर्चा करेंगे। आखिरकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, उसका लक्ष्य क्या है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। इसको पहले मिटा देते हैं। तो ये जो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, हम इसके लक्ष्य के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके लक्ष्य क्या क्या हैं। तो हमारे भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो हम भारत के लोग से शुरू होती है। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु समाजवादी लोकतंत्र गणतंत्र बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को, फिर उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उसके समस्त नागरिक, देखिए हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, हम भारत के लोग भारत उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय की बात करता है, जस्टिस की बात करता है, जस्टिस की बात करता है, और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, विश्वास, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की क्या कहे? स्वतंत्रता, फ्रीडम, फ्रीडम की बात करता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता की बात करता है। कौन सी समता की बात करता है? प्रतिष्ठा व अवसर की क्या बात करता है? समता की बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है। तथा उन सब में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता व अखंडता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए, बंधुत्व की बात करता है,
बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर सन 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है। तो अब इसके जो लक्ष्य हैं, इन सारे वर्डों पर हम एक बार चर्चा करेंगे। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय का मतलब है, अभी हमने बताया, सामाजिक न्याय का मतलब है कि भारत जितने भी स्कीमें, जितनी भी योजनाएं लाई जाएंगी तो एक सामाजिक विचारधारा के थ्रू लाई जाएगी। उस पर आपको प्रयास करना होगा कि गरीबी मिटाई जा सके, जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको ख़त्म किया जा सके, ये जो बेरोजगारी है उसको ख़त्म किया जा सके। और फिर हमारा आर्टिकल 15, 16, 17, 18 ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ये भी तो यही बातें करता है। आर्टिकल 15, 16, 17, 18 ये भी यही बात करता है। अब आर्थिक बात करें, आर्थिक न्याय की बात हम करें तो इस जैसे मान लीजिए आर्टिकल 38, 39 ये सामाजिक आर्थिक ये न्याय की बात करते हैं। ये हमारा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 39 में दिया गया है कि जैसे भारत में महिलाएं या पुरुष हो, उनमें जो आर्थिक भेदभाव वो नहीं होना चाहिए। ये न्याय की बात करता है, जस्टिस की बात करते हैं। जैसे मान लो किसी आईएएस अधिकारी को, यदि वो महिला है वो भी आईएएस अधिकारी है, एक पुरुष है वो भी आईएएस अधिकारी है, तो दोनों में वेतन का जो है वो भेदभाव नहीं होगा। अगर इसको 10 रुपये मिले हैं महिला को तो पुरुष को भी 10 रुपये मिलेंगे। ऐसा नहीं कि महिलाएं कम काम करती हैं उनको 5 रुपया दिया जाएगा और पुरुष जो है वो ज़्यादा काम करते हैं उनको 10 रुपया दिया जाएगा। ये जो अनइक्वलिटी है, इकोनॉमिक अनइक्वलिटी है, ये नहीं होना चाहिए। आर्थिक भेदभाव नहीं होना चाहिए, असमानता नहीं होना चाहिए। ये क्या है? आर्थिक न्याय की बात करता है। बातें समझ में आ रही है? देखिए, राजनीतिक न्याय का मतलब क्या होता है? राजनीतिक न्याय का मतलब होता है, जैसे हमारा देश एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब है और हमें इसमें राजनीतिक न्याय भी मिलता है। हर व्यक्ति अपना मत देने का अधिकारी है। यहाँ के जो गवर्नमेंट चुने जाते हैं वो एक इलेक्शन प्रोसेस के द्वारा चुने जाते हैं और उसमें जनता अपना उम्मीदवार खुद चुनती है और उसको अपना मत देने का अधिकार है। ऐसा व्यक्ति जो इस देश में 18 वर्ष की आयु को पार कर लिया हो, वो अपना मत देने का अधिकारी है, उसको उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। ये हमारा जो है एक राजनीतिक न्याय है। बातें समझ में आ गई? अभी हम बात करें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात करें, फ्रीडम की बात करें, ये जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात, ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है, स्वतंत्रता का अधिकार है। और ये जो स्वतंत्रता की बात है, देखिए आर्टिकल 21 में ये जो हमारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की गई है। विश्वास, धर्म, विचार, अभिव्यक्ति की, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है। बातें समझ में आ गई? अभी अगर धर्म की स्वतंत्रता की बात करें तो ये भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 28, 25 से 28 तक ये भारत एक, देखिए जो धर्म की स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें तो ये एक फंडामेंटल राइट है हमारा। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। हर व्यक्ति धार्मिक रूप से स्वतंत्र है, वो किसी भी धर्म का पालन कर सकता है, वो किसी धर्म को, संप्रदाय को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, उसको आत्मसात कर सकता है। ये क्या है? ये हमारा एक फ्रीडम है, एक मौलिक अधिकार है। ये बात समझ में आ गई? उपासना, ये भी धार्मिक उपासना की बात करता है। इसको अपना सकते हैं, इसको मान सकते हैं, इसको आत्मसात कर सकते हैं, इसको, ये जो बातें हैं ये दोनों लगभग यही है। अभी हम
इसको इक्वलिटी की बात करें, समानता की बात करें, प्रतिष्ठा व अवसर की समता की बात करें, तो ये जो प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात करें तो हमारे संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक फंडामेंटल राइट हमारे समानता का अधिकार प्राप्त है, जिसमें प्रतिष्ठा व अवसर की समता की बात की गई है। ये हमारा संविधान हमें समानता का अधिकार एक फंडामेंटल राइट है, इसको हमसे कोई नहीं छीन सकता। अगला शब्द ये है गरिमा, एकता और अखंडता। व्यक्ति, अब देखिए गरिमा की बात करें हम तो ये गरिमा की बात देखिए, गरिमा की बात करें तो ये आर्टिकल 21 में ये बातें कही गई है कि विधि द्वारा किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त इसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। तो चाहे वो हमारे कार्यपालिका हो, विधायिका हो या कोई भी हो, क्योंकि भारत में विधि का शासन है। ये हमारे अभी जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ाएंगे तो उसमें जो है समानता के अधिकार में हम पढ़ाएंगे कि भारत में विधि का शासन है और इसमें कोई भी व्यक्ति विशेष को अलग रूप से नहीं देखा गया है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो एक रिक्शा चालक हो, चाहे वो अंबानी हो, सभी व्यक्ति को विधि के आगे समान रखा गया है। कोई यहाँ बड़ा छोटा नहीं है, हर व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है। इसको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कोई भी इसको वंचित नहीं किया कर सकता है। ठीक है। अभी राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात करें तो शब्द ऐसे भी देखने में समझ में आ रहा है कि भारत एक अखंड राष्ट्र है। अनेक छोटे छोटे राज्यों को मिला करके एक अखंड भारत का निर्माण किया गया है, जिसकी एकता को बनाए रखना, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। ये हमारे एकता और अखंडता की बातें समझ में आ रही होगी हमें लगता है। और बंधुत्व का मतलब एक आपने गांव में भी सुना होगा, बंधुत्व बढ़ाने के लिए देखिए व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता व अखंडता एवं बंधुत्व। भारत एक बहुत बड़ा देश है जिसमें विविध प्रकार के लोग रहते हैं, अनेक संप्रदाय, अनेक जाति, अनेक धर्म के लोग रहते हैं। ये आपस में इतने धर्म, इतने संप्रदाय, जातियां होने के बाद भी हम लोग एक बंधुत्व के सूत्र में बंधे हैं, आपस में भाईचारा बनाए रखे हैं। जैसे आप किसी गांव में जाते हो, उसमें ऐसा नहीं कि एक ही जाति के लोग रहते हों, अनेक प्रकार की जातियों के लोग रहते हैं, धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन क्या हम उनसे बातें नहीं करते हैं कि नहीं तुम अलग, तुम हिंदू हो हम तुमसे बात नहीं करेंगे, तुम मुसलमान हो हम तुमसे बात नहीं करेंगे? ऐसा नहीं है ना, हम लोग मिलके रहते हैं ना। तो ये क्या है? बंधुत्व है। बंधुत्व का मतलब समझ में आ गया? ये क्या है? बंधुत्व। तो अब हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन इसमें कुछ चीजें देखिए, जैसे कुछ विशेष चीजें, जैसे मान लीजिए भारत के जो संविधान की प्रस्तावना है उसको किसी ने, जैसे देखिए इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। यदि हम ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के संविधान की आत्मा किसको कहा जाएगा, किसको कहा जाता है, तो क्या कहेंगे? उद्देशिका को, प्रस्तावना को। लेकिन अगर वही ऐसा ही एक शब्द और है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भारत के संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा, अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम उसमें आता है तो आप किसको कहेंगे? आप आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये है। लेकिन अगर ऐसे ऑफिशियली कोई किसी का नाम बिना लिए अगर पूछे कि भारतीय संविधान की आत्मा क्या, कौन है, तो ये आप क्या लिखेंगे? उद्देशिका या प्रस्तावना। अभी देखिए भारत के संविधान की प्रस्तावना को कई संविधान मतलब वेत्ताओं ने, संविधान निर्माताओं ने
अनेक अनेक शब्दों से इसको जो है अभिभूषित किया है। तो ये जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, ए एन पालकीवाला ने इसको संविधान का परिचय पत्र कहा है। और कृष्ण स्वामी अय्यर जो हैं, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने इसको दीर्घकालीन सपनों का भारत कहा है। तो अब यहीं पे हमारे संविधान की प्रस्तावना जो है खत्म होती है। तो अगला टॉपिक हमारा फंडामेंटल राइट रहेगा। तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।